हेलो एवरीवन। आज के चैप्टर में हम शुरू करेंगे द डच। इससे पहले हम पोर्तुगीज़ के बारे में देख चुके हैं और डच के ऊपर सेम लेक्चर मैं सोनाली बंसल की बुक से भी करवाऊंगी। और ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये स्पेक्ट्रम का देख रहे हैं। तो चलिए आज शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो पहले पोर्तुगीज़ आए थे, पोर्तुगीज़ का क्या हाल रहा, कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बनाए, कहाँ पे उन्होंने अपने फोर्ट एस्टेब्लिश किए, तो वो सब हम पहले के लेक्चर में देख चुके हैं। देखिए, डच मैन था एक जिसका नाम था हुटमैन और ये सुमात्रा और बेंटम में पहुंचता है 1596 में। और 1602 में क्या होता है कि कुछ जर्नल्स नीदरलैंड, मतलब डच को नीदरलैंड भी बोलते हैं, वो इकट्ठे होते हैं और अपनी एक कंपनी बनाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स। सब में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये ईस्ट लगाते थे। ईस्ट मतलब कि जो यूरोपियन कंट्री थे उनके कंपैरिजन में हमारी जो कंट्री है वो ईस्ट साइड में पड़ती थी, इसलिए ईस्ट लगाते थे। ठीक है, हमारा जो इंडिया था वो ईस्ट साइड में होता था। ओके, अब ये कह रहे हैं कि दिस कंपनी वॉज ऑल्सो एम्पावर्ड टू कैरी ऑन वार, टू कंक्लूड ट्रीटीज और टेक पोजेशन ऑफ टेरिटरी, टू इरेक्ट द फोर्ट्रेस। अब ये माइंडसेट अपना पहले ही बना के आए थे। क्या माइंडसेट बना के आए थे कि वार में घुसना है, अभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना है, बिचौलिए बन के ट्रीटी साइन करनी है और ट्रीटी में कुछ फ़ायदे में आपने क्या देखना है, या तो टैक्स फ्री ट्रेड करना है या दूसरा आप क्या करोगे कि फ्री में आपने टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेनी है। अब हमने देखना है कि डच का सेटलमेंट है वो इंडिया में कहाँ कहाँ हुआ। कहते हैं जैसे ही डच आए इंडिया में, आपको पता है कि डच आने से पहले हमारे यहाँ क्या थे, पोर्तुगीज़ थे, अरब व्यापारी थे, चाइनीज़ थे, जापानीज़ थे, बहुत सारे ट्रेडर हैं यहाँ पे, ट्रेड करते थे। तो जब ये आते हैं 1605 के अंदर तो ये अपनी फैक्ट्री लगाते हैं मसूलीपट्टनम में। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे इंडिया का मैप ऐसे हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे कहीं पे आंध्रा है और आंध्रा में यहाँ पे आपको कहीं मिलेगी मसूलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, दे वेंट ऑन एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और धीरे धीरे इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी ट्रेडिंग सेंटर बना दिए। लेकिन आपने याद रखना है कि सबसे पहला ट्रेडिंग सेंटर इनका कहाँ आया था, सबसे पहला ट्रेडिंग सेंटर आया था मछलीपट्टनम में। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये हर जगह जाने लगे तो पोर्तुगीज़ को लगा कि ये हमारे लिए थ्रेट हो गया। क्यों? क्योंकि पोर्तुगीज़ तो चाहते थे ना सिर्फ उन्हीं की मोनोपोली होए और कोई आए ना, ब्रिटिशर्स भी ना आए, डच भी ना आए, चाइनीज़ भी ना रहे, अरब भी ना रहे, ट्रक भी ना रहे, तो ये सब चाहते थे। और थ्रेट कैसा हुआ कि डचों ने नागापट्टनम, मद्रास की एक जगह है, ठीक है, ये क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया पोर्तुगीज से और वहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लिया साउथ इंडिया में, जहाँ पे पहले कभी किसका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था, पोर्तुगीज का होता था। और डचों ने एस्टेब्लिश करी फैक्ट्री कहाँ पे, कोरोमंडल कोस्ट में। कोरोमंडल कोस्ट में कहाँ पे, गुजरात के अंदर, यूपी, यह कोस्टल एरिया नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं, बंगाल, बिहार। तो यहाँ पे आपने क्या करना, कोरोमंडल कोस्ट पे इन्होंने फैक्ट्री लगाई अपनी, गुजरात में लगाई, गुजरात आता है, ठीक है, कोरोमंडल को इसमें कोस्टल एरिया में, यूपी में लगाई, बंगाल में लगाई, बिहार में लगाई। थोड़ी समझने वाली बात क्या है मैं थोड़ा बता देती हूँ। जैसे अगर हम इस तरह से इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे कहीं गुजरात हो गया, ठीक है, जो केरल वाला कोस्टल एरिया है इसको हम बोलते थे मालाबार, क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट, ठीक है। और ये जो ईस्ट साइड वाला कोस्टल एरिया है इसको बोलते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। और जो गुजरात वाला है, इस गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको खुद ही रिवाइज कराती चलूँगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, कोरोमंडल कोस्ट में, गुजरात में, यूपी में, बंगाल में और बिहार में। 1609 में इन्होंने एक फैक्ट्री खोली पुलिकट में, जो मद्रास के नॉर्थ में पड़ता है। फिर इन्होंने धीरे धीरे इनकी जो प्रिंसिपल मतलब मेन फैक्ट्रियाँ थी सूरत में 1600 में खोली, जैसे 16 क्यों मतलब सूरत 1600 में सूरत, इस तरह से कुछ याद रख लेना, ठीक है। बिमलीपट्टनम में 1641 में, कराईकल में खोली इन्होंने 1645 में, चिंसुरा में खोली 1653 में, और बरानगर में खोली, कासिम बाजार का एरिया बंगाल में पड़ता है, ठीक है, बालासोर में खोली, पटना में खोली, नागापट्टनम में खोली, कोचीन में खोली। तो ये कई बार मैचिंग के लिए आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो ये आपको
देखो थोड़ा सा रटना पड़ेगा ये जो ईयर है और कहाँ पे किसकी फैक्ट्री थी, कब खोली, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है। कोई ट्रिक वगैरह बना के आप लर्न कर सकते हो। अब इन्होंने क्या किया, ये पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया रीडिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड के अंदर, जैसे कि कहीं से कुछ ले आए, कहीं से कुछ ले आए, आदान प्रदान करने लगे अपनी चीज़ों का। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ये स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्वेश्चन आता है इसमें, इन्होंने क्या किया, जो फार ईस्ट के आइलैंड थे वहाँ से बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वो लेके आने लगे, और फिर इन्होंने क्या किया, यमुना वैली से और सेंट्रल इंडिया से इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, टेक्सटाइल में ट्रेड करना शुरू कर दिया। सिल्क लाने लगे बंगाल से, गुजरात से और कोरोमंडल कोस्ट से। साल्ट पेट्रे लाने लगे बिहार से। ओपियम और राइस इन्होंने लेना शुरू कर दिया, कहाँ से, गंगा वैली से, ठीक है। ओके, फिर क्या होता है कि एंग्लो और डच की राइवलरी है वो शुरू हो जाती है। एंग्लो और डच की राइवलरी कैसे शुरू होती है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। एंग्लो यहाँ पे आपने स्टैंड करना है। एंग्लो स्टैंड फॉर द ईस्ट इंडिया, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि किसकी थी, अंग्रेजों की थी। तो इनके बीच में कैसे दुश्मनी होती है, थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। सोचने वाली बात ये है कि जब ये लोग आते हैं तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे कौन कौन थे, एक तो पोर्तुगीज थे, ठीक है, और कौन थे, चाइनीज व्यापारी थे, टर्क व्यापारी थे और अरब थे। और इसके बीच में 1600 में आपको अगर याद हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन भी हो जाती है। ये भी यहाँ चार्टर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे डचों को कौन मिलता है, पुर्तगाली भी मिलते हैं और ब्रिटिशर्स भी मिलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी मिलते हैं। तो ये दोनों ऑलरेडी इनके क्या थे, राइवल थे। अब क्या कर रहे हैं कि भी अंग्रेजों का और डचों का वार हो जाता है। क्यों हो जाता है, अब ये देखो कि जो डच थे उन्होंने क्या कहा कि इनकी जो दुश्मनी है वो कहाँ पे शुरू होती है, वो शुरू होती है ईस्ट के अंदर। एक जगह है एम्बोया, और ये जगह है इंडोनेशिया में, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, डचों ने क्या किया, कैप्चर कर लेते हैं, पोर्तुगीज की एक शिप कैप्चर कर लेते हैं। और उसके अंदर क्या होता है 1623 के अंदर कि 10 तो अंग्रेज मारे जाते हैं और 9 जापानीज मारे जाते हैं। मतलब इस शिप में अलग अलग देशों के लोग होते हैं, और जिसमें कुछ लोग इंग्लिश के मारे जाते हैं, कुछ लोग हैं वो पोर्तुगीज के मारे जाते हैं। इससे क्या होता है कि अंग्रेजों को आता है गुस्सा। अब अंग्रेजों ने अपनी है वो दुश्मनी इनसे निकालनी थी। वो कैसे निकालेंगे, अब ये देखो, कहते हैं कि जो इनका इंसिडेंट था वो इंटेंसिफाई हो जाता है। कैसे हो जाता है कि ये प्रोलॉन्ग्ड वारफेयर में, मतलब obvious सी बात है, पहले जहाज में जो आदमी थे उनको मार गिराया गया, फिर ये आपस में लड़ने लग जाते हैं। युद्ध इतना लंबा खिंच जाता है कि बहुत लंबा युद्ध इनके दोनों पार्टियों के बीच में चलने लग जाता है। किसके अंदर, डचों के अंदर और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं उनके अंदर। फिर क्या होता है, एक दोनों पार्टी के बीच में obvious सी बात है कि कोई भी चीज़ है बहुत ज़्यादा लंबी जब खिंचती है तो दोनों तरफ से ही हो जाता है कि ये चीज़ कैसे न कैसे करके ख़त्म की जाए। तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है 1667 के अंदर इन दोनों आर्मीज़ के बीच में। किसकी आर्मी के बीच में, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के बीच में। और एग्रीमेंट क्या होता है कि जो ब्रिटिश थे वो तो एग्री कर जाते कि हम सारा क्लेम है वो विड्रॉ कर लेंगे इंडोनेशिया से, और डच सारा क्लेम विड्रॉ कर लेंगे कहाँ से, इंडिया से। और सिर्फ डच ने मोनोपोली रखी किसके अंदर, ब्लैक पेपर के ट्रेड में और स्पाइसेस के ट्रेड में। ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सा ट्रेड ये करते थे, सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस और ओपियम, ठीक है। बाकी मतलब अब देखो पुर्तगाली भी गई, डच भी जा चुके हैं। अब यहाँ पे कब्जा किसका रह गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा रह गया। अब कहते हैं कि इंडिया के अंदर डचों का डिक्लाइन कैसे होता है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इनका ध्यान है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, मलया आर्कीपेलगो में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और ये कब होता है, एंग्लो डच वार होता है, मतलब
कब? 1672 में से लेकर 1674 तक। और इंडिया के अंदर क्या चल रहा था? इंडिया के अंदर चल रहा था कि सूरत के अंदर जो इनकी सेटलमेंट थी अंग्रेजों की और डचों की, और बॉम्बे के अंदर जो सेटलमेंट थी, यहाँ पे जो कंपनियों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। और फिर क्या होता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर इंग्लिश शिप को कैप्चर कर लेते हैं, कौन? डच कर लेते हैं। और फिर इन दोनों के बीच में क्या होता है, 1759 में एक बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ हुगली। और ये डिसाइडिंग बैटल होती है कि डच अब इंडिया में नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो फिर इनका सारा ध्यान कहाँ आ गया? इंडोनेशिया की तरफ ये शिफ्ट हो गए। और अंग्रेज कहाँ रह गए? अंग्रेज रह गए हिंदुस्तान में। ठीक है, हम पढ़ते हैं अब इंग्लिश के बारे में। बीए चार्टर लेके आते हैं क्वीन एलिजाबेथ से। ठीक है, एक व्यापारी था जिसका नाम था फ्रांसिस डर्के। 1580 में जो इंग्लिश विक्ट्री ओवर द स्पेनिश आर्माडा, 1588 में क्या होता है कि आर्माडा के अंदर इनकी जीत होती है। और जो ब्रिटिशर्स थे, एंटरप्राइज थे, व्यापारी थे, वो इकट्ठा होते हैं और एक कंपनी बनाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर ये क्या कहते हैं, ये जाते हैं महारानी के पास, क्वीन एलिजाबेथ के पास। ये जो मर्चेंट हैं, ठीक है, ग्रुप है मर्चेंट का, जो रिच पीपल होते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1600 में 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर इशू करवाते हैं और जो एक्सक्लूसिव राइट देता है इनको ट्रेडिंग करने का। कहाँ पे? ईस्ट इंडीज, मतलब कि ईस्ट की साइड। और ये 15 सालों तक मोनोपोली देता है इस चार्टर में। तो याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात ये है कि फॉर्मेशन कब हुआ, चार्टर किसने दिया, किंग कौन था उस टाइम, दूसरा मोनोपोली मतलब कि कितने सालों का ये चार्टर इनको दिया गया। तो ये आपको याद रखने वाली बातें हैं इसके अंदर। अब क्या होता है, 1609 में इन्होंने एक फ्रेश चार्टर फिर से निकलवाया और कहा कि इनडेफिनेट टाइम के लिए हमें मोनोपोली चाहिए ईस्ट इंडिया ट्रेड के अंदर। इंडिया में ये फिर निकल गए टेक्सटाइल और अदर कमोडिटी की ट्रेड के लिए। अब कैसे प्रोग्रेस होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो भी देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले अपना फुट होल्ड कहाँ करते हैं? वेस्ट के अंदर और साउथ के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो हमारा भारत का मैप कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये जो साइड है, ये हमारे लिए कौन सी साइड होगी? वेस्ट की साइड। और ये वाली साइड होगी हमारी ईस्ट साइड। तो सबसे पहले ये इसी साइड आते थे, मतलब कि मालाबार कोस्ट में इन्होंने धीरे धीरे शुरू किया। फिर इन्होंने साउथ में, मतलब मद्रास वाले रीजन, इसमें तमिलनाडु वाले रीजन में होल्ड करना शुरू किया। फिर एक हमारा रीजन था जो बहुत ही प्रोस्परस रीजन था, एक कामधेनु का ही था, वो था बंगाल वाला रीजन। तो सभी की निगाहें जो हैं वो कहाँ टकी रहती थी? एक तो गुजरात के सूरत में और एक बंगाल में। यहाँ पे तो सबको मतलब फैक्ट्री चाहिए थी, जगह चाहिए थी ट्रेड करने के लिए। ओके, अब आके हम देखते हैं क्या होता है। इससे पहले मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाया था ना कि कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, 1609 में आता, जिसको पुर्तगालियों ने रोका भी था भी, ये कैसे ना कैसे करके आए ना, यहाँ पे पहुंच ही ना पाए जहांगीर के दरबार में। तो जहांगीर के दरबार में आता है कैप्टन हॉकिंस 1609 में। और इसका मिशन क्या था? एस्टेब्लिश करनी फैक्ट्री सूरत में। लेकिन ये सफल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? मैंने आपको बताया था किसकी वजह से सफल नहीं होता पाता? पुर्तगालियों की वजह से सफल नहीं हो पाता। और मतलब ये लगा लो कि मतलब कि ये जो मुगल एम्पायर की ढुलमुल पॉलिसी थी और पुर्तगालियों से ये होके मतलब कि चिढ़ के ये चला जाता है, क्योंकि नाराज हो जाता है कि ये देखो मुगल एम्पायर तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है और ये पुर्तगीज हैं, ये मेरे रास्ते में रोड़ा अड़ाए जा रहे हैं। तो ये खिंच के चला जाता है यहाँ से, आगरा को लेफ्ट कर देता है 1611 में। आपको याद है इससे पहले के लेक्चर में मैंने बताया था ना कि जहांगीर इससे इतना खुश होता है क्योंकि टर्किश लैंग्वेज में बात करता है और इसको मनसबदारी की पोस्ट भी दी जाती है। और ये एक अर्मेनियन डॉटर से भी शादी करता है, मुबारक शाह से शादी करता है, सब कुछ मिलता है इसको। लेकिन जो पुर्तगीज है ना वो इसको ट्रेड नहीं करने देते और इसी से ये
चिड़चिड़ा होके चला जाता है, गुस्से में होके चला जाता है कि मुगल एम्परर के बस का कुछ काम नहीं है, कहने को राजा है लेकिन इन पुर्तगालियों को नहीं रोक पा रहे हैं। फिर 1611 में इंग्लिश हैड स्टार्टेड ट्रेडिंग एट द मछलीपट्टनम। अब सूरत में तो दाल गली नहीं, सूरत में दाल नहीं गली, तो ये मछलीपट्टनम में आ गए। और मछलीपट्टनम में मैंने आपको पहले बताया था कौन थे, डच थे, तो वहाँ पे भी इनकी लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन कैसे न कैसे करके क्या करते हैं, 1616 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री है वो एस्टेब्लिश कर लेते हैं। कहता है कि 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट आता है जो डिफीट कर देता है पोर्तुगीज को सूरत के अंदर, ठीक है। और इस चक्कर में फिर क्या होता है, पोर्तुगीज डिफीट हो जाते हैं और सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर ही 1613 में अंडर द थॉमस एडवर्स्ट। आपको क्या याद रखना है, आपको यह याद रखना है कि कैप्टन हॉकिंस आता है 1609 में, वो लेकिन एडवांटेज ले नहीं पाता। 1611 में मछलीपट्टनम में ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। करनी तो इनको कहाँ थी, ये चाहते थे कि हमारी फैक्ट्री सूरत में हो जाए। सूरत में उस टाइम दाल गली नहीं, मछलीपट्टनम में ही करा। फिर उसके बाद क्या आता है, एक दूसरा कैप्टन आता है जिसका नाम होता है थॉमस बेस्ट। 1612 में ये पुर्तगालियों के साथ भिड़ जाता है, पुर्तगालियों की नेवी को डिफीट कर देता है और नेक्स्ट ईयर ही ये फैक्ट्री लगा लेते हैं अपने, कहाँ पे, सूरत में। किसके मतलब अंडर में, थॉमस एडवर्थ के अंडर में, ठीक है। जो फिर 1615 में एक दूसरा व्यक्ति आता है थॉमस रो, एम्बेसडर बन के जेम्स वन का। जेम्स वन उस टाइम राजा होता था इंग्लैंड का और जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और ये 1619 तक रहता है। ये अनसक्सेसफुल होता है कि कोई कमर्शियल ट्रीटी ये कर नहीं पाता मुगल एम्परर के साथ, लेकिन ये होता है कि बहुत सारे प्रिविलेज इसको मिल जाते हैं और परमिशन भी मिल जाती है कि फैक्ट्री लगा लें आगरा में, अहमदाबाद में और बड़ौज में, ठीक है। लेकिन इनका मेन मोटो क्या था, इनका मेन मोटो था कि भाई हमें कैसे न कैसे करके सूरत भी चाहिए था, बॉम्बे भी चाहिए था और बंगाल भी चाहिए था। अब क्या हुआ कि स्मूथ प्रोग्रेस इनकी चल नहीं रही थी। क्यों नहीं चल रही थी, एक तो डच ऑलरेडी आए हुए थे, एक पोर्तुगीज आए हुए थे, ये इनकी दाल गलने नहीं दे रहे थे। लेकिन सिचुएशन धीरे, इनके अंदर पता है क्या है, इनके अंदर ना पेशेंस बहुत था। इन्होंने बहुत धीरे धीरे मतलब बहुत पेशेंस दिखाया था अंग्रेजों ने, तब जाके ये सबसे हमारे पूरे भारत पे ये राज कर पाए थे। बहुत सारे देशों में इन्होंने कॉलोनीज बनाई थी। तो कहता कि सिचुएशन चेंज होती है और इनकी फेवर में सिचुएशन आ जाती है। क्या हुआ, बॉम्बे को गिफ्ट कर दिया जाता है किंग चार्ल्स II को बाई किंग ऑफ द पुर्तगाल एज ए डोरी व्हेन चार्ल्स मैरिड टू पोर्टुगीज प्रिंस कैथरीन 1662। अब सिचुएशन कैसे चेंज होती है, देखो कि ब्रिटेन का किंग था चार्ल्स II, वो शादी करता है पुर्तगाल के किंग की बेटी से जिसका नाम था कैथरीन 1662 में। और पोर्तुगीज क्या था, ऑलरेडी हमारे इंडिया में थे, बॉम्बे उनके कब्जे में था, गोवा और बॉम्बे कब्जे में था। अब सोचने वाली बात देखो, यहाँ कहीं महाराष्ट्र में बॉम्बे है, ठीक है भाई, शादी हो रही है दो देशों के राजाओं या राजकुमारों के बीच में। मतलब कि पुर्तगाल का इसका ब्रिटेन का राजा शादी कर रहा है, ब्रिटेन का राजकुमार किससे शादी कर रहा है, पुर्तगाल की राजकुमारी से। और दहेज में क्या दिया जा रहा है, दहेज में दिया जा रहा है इंडिया की टेरिटरी। मतलब कितना, मतलब एक शर्म की और रिग्रेट की बात थी कि हमारे उस टाइम के राजा कुछ नहीं कर पाए, भी हमारी टेरिटरी को आप दहेज में दे रहे हो, सोचने वाली बात है ये। फिर उसके बाद कहता है बॉम्बे वाज गिवन ओवर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑब्वियस सी बात है, अब देखो सोचने वाली बात है यार कि यूरोप से या यूके से आके तो कोई राजकुमार है वो इंडिया में बॉम्बे में बैठेगा नहीं। और यहाँ पे यूके के लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में काम ऑलरेडी कर ही रहे थे, कहाँ पे, इंडिया के अंदर। तो जो प्रिंस है वो बॉम्बे गिफ्ट कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। आगे समझो कि यूके के प्रिंस ने शादी करी पुर्तगाल की प्रिंसेस से, ठीक है, शादी हो गई भाई, बॉम्बे मिल गया दहेज में। अब बॉम्बे में यूके का प्रिंस तो रहने आएगा नहीं, तो ये बॉम्बे किसको दे दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कुछ ही मामूली सी रेंट पे दे दिया जाता है कि सालाना ये रेंट मुझे दे देना और यहाँ पे आप काम कर लो। और ये ईस्ट इंडिया क्या चाहती थी, ईस्ट इंडिया यही चाहती थी। अब क्या होता है
कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर है वो बम्बई से वो है सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर लिया 1667 में। और इस तरह से इनकी जो धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होने लगी। और एक कहते हैं ना कि जब दो देश ये तो संधि बन गए ना, चौधरी बन गए पोर्तुगाली और ब्रिटिशर्स। अब क्या होगा, अब इनके बीच में एक शांति भी कायम हो गया। अब ये लड़ भी नहीं रहे, क्योंकि शर्म की बात है कि भी दो देश के संबंध है, यहाँ पे एक मैरिटल पीस यहाँ पे सेटअप हो जाता है, ठीक है। और एंग्लो और डच के बीच में भी मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है और लास्टली बैटल ऑफ हुगली हो जाती है, तो डच भी यहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ कौन बच जाता है इंडिया के अंदर, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बच जाते हैं। अब रही कोई सिचुएशन है, वो इम्पीरियल फरमान है सुल्तान ऑफ गोलकुंडा का, वो पूरा कर देता है। सुल्तान ऑफ गोलकुंडा गोल्डन फरमान इशू करता है 1632 में। और इसने भाई साहब ने क्या किया, इस भाई साहब ने कहा कि आप भाई सिर्फ 500 पगोड़ा दिया करो मुझे साल में, और यहाँ पे आप पोर्ट ऑफ गोलकुंडा में फ्रीली ट्रेड करो। सोचने वाली बात है कि 500 पगोड़ा, उस टाइम जो भी करेंसी थे पगोड़ा बोलते थे, कि 500 पगोड़ा में आप अपना बस ट्रेड करते रहो और साल भर आप इंजॉय करो। सोचने वाली बात है। एक मेंबर था मसूलीपट्टनम काउंसिल का, ब्रिटिश मर्चेंट फ्रांसिस डे, 1639 में रिसीव्ड फ्रॉम द रूलर ऑफ द चंद्रगिरी परमिशन टू बिल्ड फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट द मद्रास। एक ब्रिटिश मर्चेंट आता है फ्रांसिस डे, ये चंद्रगिरी के जो राजा थे वहाँ से परमिशन ले लेता है कि मद्रास में हमें फोर्टिफाइड फैक्ट्री मतलब कि किलाबंदी करनी है। और बाद में इसी फोर्टिफाइड फैक्ट्री का नाम दे दिया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। और यहाँ पे मसूलीपट्टनम से इन्होंने क्या किया, रिप्लेस मसूलीपट्टनम आज हेडक्वार्टर ऑफ द इंग्लिश सेटलमेंट इन द साउथ इंडिया, ठीक है। बॉम्बे देखो, अब थोड़ा सा मैप में देखो, मैं ऐसे मैप ड्रॉ करती हूँ। यहाँ बॉम्बे में इनका हेडक्वार्टर आ गया, यहाँ साउथ में मछलीपट्टनम में इनका हेडक्वार्टर आ गया। धीरे धीरे बंगाल में ले लेंगे, इधर केरल वाली साइड ले लेंगे, तो साथ के साथ कौन रह गया, सिर्फ यहाँ पे इनकी प्रोग्रेस इतनी स्मूथ होगी कि लास्ट तक राज यही लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इंग्लिश ने अपना ट्रेड है वो एक्सटेंड किया कहाँ तक, हरिहरिपुरा महानदी डेल्टा तक भी, और बालासोर इन उड़ीसा, मतलब यहाँ उड़ीसा वाले रीजन में भी ये लोग आ गए। अब मैंने आपको बताया था कि सभी की नज़रें कहाँ थी, सभी की नज़रें बंगाल में थी, ठीक है। जैसे आप आज भी अगर जस्ट जो सभी की नज़रें कहाँ पे हैं पॉलिटिकल पार्टी की, कि बंगाल में है, बंगाल में सरकार चेंज करनी है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की भी नज़रें भाई बंगाल में थी। अब बंगाल में अपनी सरकार बनानी है तो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। बंगाल क्या था भाई, अपने आप में बहुत बड़ा था और रिच था। मतलब आज का बांग्लादेश और हमारा जो वेस्ट बंगाल, वो उसको कलेक्टिवली बंगाल बोलते थे। उसमें ये बिहार वाला पोर्शन भी आता था, झारखंड वाला पोर्शन भी आता था। और नेचुरली बहुत अट्रैक्टिव पोजीशन थी, ऑब्वियस सी बात है। देखो ऐसे नक्शा बनाते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, बंगाल है, इस एरिया में बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है, पानी वाला एरिया है। इधर से चाहे ईस्ट में चले जाओ, चाहे आप पानी से के जरिए व्यापार करो, कैसे भी, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। जिसका होल्ड बंगाल में हो गया समझो, वो तो राजा बन गया। और इंग्लिश मर्चेंट को क्या चाहिए था, प्रॉफिट चाहिए था। तो और लेकिन ये बंगाल मुगल एम्पायर का एक इम्पोर्टेंट प्रोविंस भी था। अब क्या कहते हैं कि शाह सूजा नाम का एक सूबेदार था, जिसको गवर्नर भी बोलते हैं बंगाल का, उस टाइम में 1651 में ये अलाउ कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए बंगाल में। सिर्फ किसने भी 3000 रुपये आप हमें दो एनुअल और फ्रीली ट्रेड करो। सोचो उस टाइम सिर्फ 3000 रुपये में आपको सारी ड्यूटियों से फ्री किया जाता है। आप 3000 साल के भर देना और यहाँ ट्रेड कर लेना। फैक्ट्री इस तरह से शुरू हो जाती है इनकी हुगली के अंदर 1651 में। और अदर प्लेस जैसे कासिम बाजार, पटना, राजमहल, मैंने आपको बताया ना कि बंगाल में, जैसे मैं इंडिया का नक्शा अगर यहाँ पे विड्रॉ करूँ, ठीक है, तो बंगाल में कौन कौन सा एरिया आता था, बंगाल के अंदर आता था ये अपना यूपी बिहार वाला, झारखंड वाला, उड़ीसा वाला, वेस्ट बंगाल तो था ही ये, और पूरा बांग्लादेश, ये सब रीजन आते थे, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने फैक्ट्रियाँ बना ली। उसके बाद क्या कहता है कि प्रिविलेज तो इनको मिली गई थी फरमान से, उसके अलावा इनको क्या क्या प्रिविलेज मिली,
कि डिस्पाइट द प्रिविलेज ऑफ द फरमान द कंपनी बिजनेस वाज नाउ ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द कस्टम ऑफिसर। अब कस्टम ऑफिसर थे जो लोकल थे, वो यहाँ पे चेक पोस्ट वगैरह करने लगे। अब सीधी सी बात है ना, राजा तो आके जगह जगह देखेगा नहीं, राजा ने तो फरमान जारी कर दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है वो देखना है। पेमेंट ऑफ टोल, ठीक है, अभी टोल वगैरह ये वसूलने लगे। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, पॉलिसी चेंज होगी और कंपनी चाहती थी कि फोर्टिफाई करें सेटलमेंट ऑफ हुगली, ताकि फोर्स वगैरह भी यूज करी जा सके। मतलब कि अगर हम किलेबंदी कर लेंगे तो वहाँ पे अपनी आर्मी रख लेंगे, और जब लड़ाई झगड़ा करने का टाइम आएगा तो आर्मी को इजीली यूज कर लेंगे। अब विलियम हेग था, फर्स्ट एजेंट था, गवर्नर ऑफ कंपनी इन बंगाल। इसने अपील करी शहीस्ता खान का, जो उस टाइम मुगल गवर्नर था बंगाल में 1682 में, कि इस समस्या का आप समाधान देखिए। समाधान क्या देखिए, मैंने आपको बताया ना कि इनको फरमान मिला था। फरमान क्या मिला था कि आप 3000 रुपये में सासूजा से कि यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो फ्रीली। लेकिन जो लोकल रूरल थे, लोकल जो ऑफिसर थे, उनकी तरफ से इनको प्रॉब्लम आने लगी। तो ये गए उनके पास कि भी देखो, हमारे पास तो मुगल फरमान भी है और फिर भी हम ट्रेड है वो फ्रीली नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी समस्या को एड्रेस कीजिए। लेकिन अपील का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हॉस्टिलिटी हो गई किसके बीच में, इंग्लिश और मुगलों के बीच में। 4 ईयर्स के बाद हुगली वाज सेक्ट बाय द इंपीरियल मुगल्स इन द अक्टूबर 1886 में। हुगली है वो कैप्चर कर ली जाती है फिर से, किसके द्वारा, मुगल एम्परर इनसे वापस ले लेता है। फिर क्या होता है, इंग्लिश रिटेलिएट करते हैं इंपीरियल फोर्ट थाना के अंदर, जो आज के टाइम पे मॉडर्न गार्डन रीच है, राइडिंग हिजली ईस्ट मिदनापुर के एरिया में। तो मतलब देख लो इनकी इतनी हिम्मत होगी कि राजा पे ये रिटेलिएट कर देते हैं, धाबा बोल देते हैं, ठीक है, बालासोर के अंदर। लेकिन वो तो मुगल एम्परर था, और इनको फोर्स किया जाता है कि आप हुगली छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ, ठीक है। After the Mughal raid on Hooghly, Job Charnock, a company agent, started negotiation with the Mughal as to return the place called Sultanati. Job Charnock signed a treaty with the Mughal in the February 1690. अब क्या होता है, जॉब चार्नोक नाम का एक बंदा आता है और वो क्या करता है, नेगोशिएशन करता है मुगल एम्परर से कि महाराज गलती होगी, हमें माफ़ कर दो। देखो इनमें एक कला थी, वो कला क्या थी, पहले गलतियाँ करो, फिर माफ़ी मांग लो, और फिर से गलतियाँ करो और संधि करो और आर्मी रखो। ये था, जब सिचुएशन फेवरेबल हो तब सामने वाले को लात मार दो। ये तो बड़ी खूबी थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, अंग्रेजों में कह लो, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट करता है महाराज से कि हमें सुल्तानाती में ही थोड़ी सी जगह दे दो महाराज, ये गलती फिर से नहीं होएगी। मुगल एम्परर भी थोड़ा पसीज गया, हम इंडियंस का थोड़ा सा होता ही था कि भी चल कोई ना, माफ़ कर देते हैं। फिर इंग्लिश ने फिर से क्या करी, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी और इनको इंपीरियल फरमान मिला कि कंटिन्यू कर सकते हैं, आप बंगाल में पेमेंट दे दो 3000 रुपये की और आपकी सारी ड्यूटियां हैं वो माफ़ की जाती हैं। फिर क्या होता है, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के जमींदार थे जिसका नाम था सोबा सिंह, रिबेल्ट कर जाता है। Subsequently giving the English the pretext they were looking for fortify their settlement at the सुल्तानाती। सुल्तानाती का सेटलमेंट हो जाता है, फोर्टिफिकेशन हो जाती है। 1698 में इंग्लिश को एक और परमिशन मिल जाती है कि जमींदारी, सोचो जमींदारी ले लेते हैं 3 विलेज की, सुल्तानाती, गोविंदपुर और कालीकत का। किससे सिर्फ मात्र 1200 रुपये में, मात्र 1200 रुपये में। तो ये लगा लो कि 3 जगहों की जमींदारी ले लेते हैं। ये आता है पेपर में, सुल्तानाती गोविंदपुर की ये जमींदारी ले लेते हैं। वहाँ पे अपना सेटलमेंट बनाते हैं, फोर्ट बनाते हैं, उसका नाम ये रखते हैं फोर्ट विलियम 1700 के अंदर। और इस तरह से ये अपना जो है प्रेसिडेंसी है वो कलकत्ता में भी सेटअप कर लेते हैं। एक मद्रास में होगी, एक बॉम्बे में होगी, और काम इनका बढ़िया चलने लग गया। आगे हम पढ़ेंगे कि फर्रुख सियार ने इनको क्या क्या फरमान दिए।